आइनी तरमीम पास होगी और आइनी अदालत की जगह आइनी बेंच बन गया और चीफ़ जस्टिस के लिए 3 का पैनल। ये बुनियादी तौर पर वो चीज़ें थीं जो आगाज़ के अंदर बहुत ही खौफनाक तरीके से प्रेजेंट की गई थी, जिसको मौलाना फजल रहमान ने अपने अल्फाज में कहा कि काला नाग था जिसका जहर निकाल दिया हमने। अब जहर निकलने के बाद क्या मसला हल हो गया? मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मसला भी हल नहीं हुआ, बल्कि मसले का आगाज़ है। कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा चैलेंज हो सकते हैं। लाइक कभी पार्लिमानी कमेटी का जो तस्वुर दिया गया है 12 रुकनी, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोगों की नुमाइंदगी होगी, इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि जो रिज़र्व सीट्स का केस है इलेक्शन कमीशन के सामने, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच 2 दफ़ा वजाहत भी जारी कर चुका है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो उसके ऊपर, उस बुनियाद के ऊपर उनकी तादाद तय होनी है कि उनका बंदा 1 जाएगा या 3 जाएंगे। और ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसको आज या कल कोई बंदा किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज कर सकता है। दूसरा, जो इससे भी ज़्यादा एक मामला मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर सकता है, जो आइनी बेंचेस का तस्वुर है, जिसमें जुडिशल कमीशन में अगर पोलिटिकल लोग भी साथ बैठ के ये तय करेंगे कि बेंच कौन सा बनेगा, तो यहाँ बेंच की तश्कील के मामले में अदलिया से हट कर अगर पोलिटिकल मुदाखलत आती है तो वो एक ऐसा अमल होगा जिसको लाजमी तौर पर मुदाखलत तस्वुर किया जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से। और कभी इम्कान यह है कि इस मसले को भी चैलेंज किया जा सकता है या वकला इसके ऊपर एहतजाज कर सकते हैं। तो ये 2-3 मसले इसके अंदर ऐसे पेंडिंग हैं जो सॉर्ट आउट किए जा सकते थे। बाकी तो वो शुरू हुए थे 56 इकदाम से, अब वो 22 के ऊपर आ गए हैं और मेरे ख्याल में ये लेस कंट्रोवर्शियल थे जिनको अमल दरामद इन पर किया गया है। ज़्यादा मुतनाज़ा हिस्सा था आर्टिकल 8 फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, जिसमें तब्दीली की जा रही थी, मिलिट्री कोर्ट्स का। फिर वो कुछ ऐसे थे कि प्रेमिसेस जो आर्मी के अंडर कंट्रोल हैं उसके अंदर कोई बंदा अगर मुदाखलत करता है या उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है तो उसको भी पकड़ने या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का इख्तियार था। वो सारी चीज़ों को हटा दिया गया और आर्मी से हवाले से कुछ और चीज़ें भी थीं, बल्कि एक आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई थी PTI के दौर के अंदर और वो एक्सटेंशन से रिलेट करती थी। वो वाला आर्टिकल भी पहले तीनों मसवदों में था, लेकिन हतमी तौर पर जो अप्रूव डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है सेनेट से और कौमी असम्बली से, उसके अंदर वो भी शामिल नहीं है। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक मुनासिब चीज़ें इसमें आ गई हैं। एक इशू जो पता नहीं है कि क्या रुख इख्तियार करेगा, वो पहले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे। जो सीनियर मोस्ट 3 जजेज़ हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह सर फहरिस्त हैं, जस्टिस मुनीब दूसरे नंबर पर हैं और जस्टिस याया अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले ही दिन इस तरमीम के पास होने के बाद बेंच के सामने कुछ सवालात आए कि ये मुकदमा क्या रेगुलर बेंच में जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी कि चंद हफ्ते हमें भी लगेंगे समझने के लिए कि मामला किस बेंच के सामने जाएगा। तो एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस अगर वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई नहीं करते, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, तो दे आर स्टिल गोइंग टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सीनियर मोस्ट जज होंगे जो जजेस कमेटी के अंदर भी बैठे होंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट वाली के अंदर, और जुडिशल पैनल के अंदर भी उन्हीं का रोल होगा। तो हुकूमत को इस फैसले को बड़ा नाप तोल कर सोच विचार के साथ करना चाहिए कि पहला चीफ़ जस्टिस उन्हें किसे लगाना है। बहुत बेहतर होता है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल अभी तो पहली दफ़ा इस तरमीम के पास होने के बाद पहला जो इसका इतलाक़ है वो सीनियर मोस्ट जज को ही रखते, ताकि एक और नया तनाज़ा खुल के सामने ना आ जाए और उसके बाद ये पैनल वाले प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते थे और उसमें अपनी पसंद नापसंद का या उनकी परफॉर्मेंस का जो भी अमल दखल क्राइटेरिया ये तय करते वो इन फ्यूचर उसको एप्लीकेबल कर लेते। इस तनाज़े को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ इनका निभा अच्छा होगा? मेरे इसके ऊपर खदशात हैं कि शायद निभा अच्छा नहीं होगा। जो आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे इसके दोनों इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। स्टूडियो सेनेटर फैसल वाडा साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, बैरिस्टर दानियाल साहब PMLN से हमारे साथ हैं और एडवोकेट अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। फैसल वाडा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आप क्या समझते हैं कि 26वीं तरमीम पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट वाले मामला हुकूमत के काबू में आ गए? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, एक तो ये कि 26वीं तरमीम जो है उसकी रेलेवेंस इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इससे जो स्पीडी ट्रायल है उसको मिलेगा और जो एक तासुर था जुडिशल एक्टिविज़म का उसको ख़त्म होना चाहिए था। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि सब ने अपनी अपनी जगहों पे तासुर के तहत तो ये सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। देखिए, जब आप किसी को दीवार से लगाएंगे तो फिर वो हम छत पे लगा देंगे। ये तो बड़ा सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए लॉ मेकर्स के अंदर कि अगर मुझे आप दीवार से लगाएंगे तो मैं आपको छत पे लगा दूंगा। इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसके अंदर अमेंडमेंट के साथ साथ ठोक बजा के अमेंडमेंट भी हो गई। जो तादाद थी उससे ज़्यादा मैंने कहा था तादाद होगी, वो भी थी। अभी तो डिग्गी खोली नहीं थी मैंने, उसके बगैर ही सब कुछ हो गया था।
तो जो 5 थे वो आपकी डिग्गी में थे? नहीं, मैं तो डिग्गी बोलता हूँ, आप लोग हम उसका मतलब ये ले लेते हैं। अच्छा, मैं उसको डिग्गी के अंदर मिठाई मैं बाद में जाके इसको खोलूंगा, पहले ये मुझे सुप्रीम कोर्ट वाली बात को बता दें। जो नदीम मलिक साहब, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सपोज हुई है 26वीं तरमीम के अंदर है, वो पीटीआई का रोल। पीटीआई सेनेट के अंदर भी बैठी थी और कौमी असम्बली के इजलास के अंदर भी बैठी। इसके अंदर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होगी, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। सबसे पहले तो ये तरमीम के खिलाफ थे और क्लॉजेस के फेवर में थे। सवाल यहाँ शुरू होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सब बिकाऊ माल पहले से ही बिका हुआ था, जब ही इन्होंने भगौड़ापन किया निकलने का, साइलेंट पाथ दे दिया सब चीज़ करने के लिए। भाई अगर आप ऑपोजिशन थी, आप उसका अगेंस्ट वोट करते, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने वैलिडेट किया उस प्रोसेस को, उन्होंने सेनेट के इजलास में शमूलियत इख्तियार की, उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में शमूलियत इख्तियार की, वोट भी किया। फिर आपने इमरान खान साहब को बकौल आपके 15 दिन तक मिलने नहीं दिया जा रहा था, और फिर अचानक से इसी गवर्नमेंट के थ्रू आपने मिल लिया। फिर तीसरी चीज़ आपने कहा कि जी टॉर्चर हो गया, ये हो गया, आंखें निकाल दी, कान काट दिए, तेजाब फेंक दिया, जबान काट दी, हाथों के टुकड़े कर दिए, टांगे काट दी, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि ओहो बहुत कुछ हो गया इनके साथ, और फिर आपने उनसे वोट भी नहीं लिया, तो ये झूठ भी साबित। फिर आपने अपने ही लोगों पे इल्ज़ाम लगा दिए। अब इल्ज़ाम की मैं आपको एक इशू बताऊं, जैसे सलीम है, फैसल सलीम है, या डॉक्टर ज़का है, उसका इशू क्या था? उसका इशू शुरू हुआ है जब सेनेट के अंदर वो कमेटी का चेयरमैन बनने गया। ये सारे धावा बोल गए उसके ऊपर कि वो चेयरमैन ना बने स्टैंडिंग कमेटी का। वहां से झगड़ा स्टार्ट हुआ, इन्होंने कहा इसको इसी इल्जाम में रास्ते से निकाल दो। उसके बाद ये जरूरी बड़ा इशू है। उसके बाद जो 5-6 पार्टियां छोड़ के उन्होंने कल एक तकरीर की उमर अयूब साहब ने, और उमर अयूब साहब की अपने बॉडी लैंग्वेज देखी, दिमाग कहीं था, दिल कहीं था, जबान कहीं थी, बॉडी कहीं थी, लड़खड़ा रहे थे। तो उनके इल्ज़ामात के अंदर इतना भौंडा इल्ज़ाम था कि उस भौंडे इल्ज़ाम के अंदर लोगों ने भी बाय नहीं किया। फिर 18 अक्टूबर को इन्होंने कहा कि जी हम मुल्की एहतजाज करेंगे, मक्खी का बच्चा भी नहीं आया। फिर गंडापुर साहब की अपनी हिस्ट्री है इनकी पार्टी की कि ये खुद ही गायब हो जाते हैं, खुद ही निकल आते हैं, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि जी बीवी किसी की उठा ली। इस सब कुछ होने के बाद अगर मैंने वोट ही नहीं किया और मेरे साथ इतना जुल्म बर्बरियत आपने कर दी, तो क्या कौम पागल है, घास खाती है? उनको नहीं समझ आ रही कि क्या गेम खेल रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर एक्सपोज हो गया। फिर इन्होंने इतना बेतुकी बात आगे की कि खान साहब का पेट खराब हो गया। भाई वो तगड़ा आदमी है, पत्थर हजम लकड़ हजम वाला आदमी है। जो मेडिकल रिपोर्ट इन्होंने दी है उसके मुताबिक उनका पेट खराब हुआ है। ठीक है सर, मेरी जो बात पिम्स के डॉक्टर ने उनका एग्जामिनेशन किया, इन्होंने जो आके दी, पहले तो इन्होंने 3 की, जब 3 को अंदर जाने का बोला तो क्यों अंदर नहीं गए? क्योंकि इन्होंने सोचा था कि 5 की इजाज़त नहीं मिलेगी, ये वापस बगैर मिले आ जाएंगे। फिर जब 5 अंदर गए तो इनके साथ जो हुआ वो पूरी कौम को पता है, वो चीज़ें छुपती नहीं है। नोइंग इमरान खान साहब फॉर दैट लॉन्ग, और आप भी मुझसे ज़्यादा उनको जानते हैं। फिर इन्होंने कल इल्ज़ामात की फहरिस्त लगाई। फिर इन्होंने कहा, अब देखिए मैं बार बार कह रहा था नोट और वोट इस मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी इस तरमीम में तो आपने जो देखा है वो देखा, अपनी ज़मीर की आवाज़ भी लोगों की है ना। लोग ये गुलामी से निकलना चाहते हैं कि जी जो लीडर ने कह दिया वो ठीक है। हर कोई अपनी मर्जी भी चलाना चाहता है, हर कोई तो नहीं लेटा हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ एक मलिक साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीटीआई ने इस दौरानिए के अंदर अंदर एक और काम भी कर दिया, जिसको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते थे, उसको वैलिडेट कर दिया, उसको लीगलाइज कर दिया। क्योंकि उनके साथ बैठ गए, अमेंडमेंट से बात कर ली, उनसे फैसिलिटेशन ले ली, उनसे कहकर अब मिला लिया। तो ये 15 दिन पहले आप नहीं कर सकते थे। तो ये सारा जो गेम हुआ है, इस गेम के अंदर ये सारा जो बिकाऊ माल है, जो इमरान खान साहब से काम करवा चुके हैं, उसको जेल करवा चुके हैं, उसके लिए मजीद मुश्किलात कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता उसका और कुछ करा के ये अपनी सियासत करना चाह रहे हैं, ये एक्सपोज हो गए। और जो तकरीर वाले से अब बता दूं आपको एक चीज़, ये जो तकरीर वाले हैं उनसे अब कहा गया है कि भाई रिफंड करो। बस मैं इतनी बात करूँ।